नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कलचुरी राजवंश के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कलचुरी शासकों का मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या योगदान रहा है। तो चलिए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो कलचुरी राजवंश था, इसके हमको अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं। क्या क्या नाम देखने को मिलते हैं? कट्टचूरी, कलतसुरी, कलचुती, कालचूरी और करचुली। ठीक है, ये नाम हमको कलचुरी राजवंश के बारे में मिलते हैं। इसकी दो शाखाएं थी। ठीक है, एक महिष्मती शाखा और एक त्रिपुरी शाखा। महिष्मती शाखा के बारे में देखें तो ये जो थी, ये कलचुरियों की प्राचीन राजधानी थी। और पुराणों में जो है, जो कलचुरी शासक थे, उनको पुराणों में कार्तवीय अर्जुन का वंशज बताया गया है। ठीक है, इसके हमको तीन शासकों के नाम प्राप्त होते हैं, एक कृष्णराज का, एक शंकरगण का और एक बुद्धराज का। ठीक है, जो कृष्णराज का पुत्र था वो शंकरगण था और शंकरगण का पुत्र था बुद्धराज। मतलब कि जो कृष्णराज का पौत्र था वो बुद्धराज था। इनका समय काल आप देख सकते हैं, हमको लगभग 600 ईस्वी के आसपास हमको समझ में आता है। ठीक है, अब कृष्णराज के बारे में पढ़े तो जो कृष्णराज था वो महिष्मती शाखा का वास्तविक संस्थापक था। इसके हमको चांदी के सिक्के नासिक, अमरावती, बैतूल और जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इस समय कृष्णराज का यहाँ पर शासन रहा है। और जो सिक्के थे उसके एक और राजा की आकृति, ठीक है, और तो दूसरी ओर नंदी की आकृति उत्कीर्ण है। और सिक्कों पर ब्राह्मी अक्षरों में परम महेश्वर, माता पिता, पितृ पदानुध्यात श्री कृष्णराज मिलता है हमको। ठीक है, इससे भी हम ये कह सकते हैं कि इस समय कृष्णराज का शासन रहा था महिष्मती वाली शाखा पर। अब इसके पुत्र शंकरगण के बारे में देखें, इसका उत्तराधिकारी हुआ। इसका एक कुछ खास इतिहास हमको नहीं मिलता, बस इसका एक अधिपत्र है जो हमको नासिक जिले के अमोना नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो उज्जैन के विजय शिविर से इसने जारी करवाया था। किसने? शंकरगण ने। अब इसका उत्तराधिकारी हुआ था बुद्धराज। बुद्धराज ने जो चालुक्य नरेश मंगलेश था उसके साथ इसका युद्ध हुआ था बुद्धराज का, और बुद्धराज उसमें पराजित हो गया था। ठीक है, इसका जो हमको है, इसने एक अनुदान जारी किया था। बतनगर कहाँ पड़ता है? नासिक में पड़ता है। ठीक है, तो बतनगर में भूमिदान के उद्देश्य से विदिशा बर्नेर, इसने विदिशा बर्नेर नामक अनुदान जारी किया था। ठीक है, अब ये तो हो गई महिष्मती शाखा। अब देखते हैं त्रिपुरी शाखा की क्या भूमिका रही है मध्य प्रदेश में। तो जो त्रिपुरी शाखा थी, इसका जो संस्थापक था वो वामराज देव था। ठीक है, इसका जो राज्य का विस्तार था वो गोमती नदी से लेकर के नर्मदा नदी तक था। इनकी राजधानी थी त्रिपुरी। अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो हमने कई बार पढ़ा है कि जबलपुर का नाम उल्लेख जो है वो त्रिपुरी नाम से हुआ है। और वास्तविक संस्थापक जो था इनका कोकल प्रथम था, जिसका समयकाल कितना है? 800, इसका समयकाल है 850 से 890 ईस्वी। तो आइए देखते हैं हम कोकल प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके वास्तविक संस्थापक ये जो था कोकल प्रथम, इसने अपने समकालीन राजवंशों, इसके समकालीन उस समय कौन कौन से राजवंश थे? चंदेल, राष्ट्रकूट और पाल। ठीक है, ये बंगाल वाले क्षेत्र में था। तो इनके साथ इसने क्या किए थे? वैवाहिक संबंध जोड़े थे। अपने राज्य को सुदृढ़ और विस्तार करने के लिए इसने इन शासकों के साथ वैवाहिक संबंध जोड़े थे। जैसे इसने अपनी पुत्री थी, उसका विवाह राष्ट्रकूट वंशी नरेश कृष्ण द्वितीय, राष्ट्रकूट वंशी नरेश कृष्ण द्वितीय के साथ किया था। ठीक है, और इसको कन्नौज के प्रतिहार राजा भोज के साथ इसका युद्ध भी हुआ था कोकल प्रथम का। ठीक है, अब कोकल प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? शंकरगण द्वितीय था। इसके और अन्य पदवियां भी थी, जे धवल, मुग्धतुंग, रणविग्रह। कहीं कहीं इसके कोकल प्रथम के उत्तराधिकारी के तौर पर सिर्फ मुग्धतुंग का भी नाम मिलता है, कहीं शंकरगण द्वितीय का भी मिलता है। तो ये जो उपाधियां थी वो किसकी थी? शंकरगण द्वितीय की थी। इसका उत्तराधिकारी हुआ बालहर्ष। इसका समयकाल बहुत अल्पकालीन था, ये ज्यादा समय तक नहीं रह पाया, सिर्फ 5 वर्ष तक इसने शासन किया। ठीक है, और इसकी कोई खास भूमिका भी नहीं रही। और फिर उसका उत्तराधिकारी हुआ युवराज देव प्रथम, जिसका मध्य प्रदेश के इतिहास में काफी योगदान रहा है। ठीक है, और इसका एक अन्य नाम था कैयूर वर्ष। किसका? युवराज देव प्रथम का। युवराज देव प्रथम के बारे में देखें तो इसने जो राजशेखर कवि थे, जिन्होंने बाल रामायण, बाल भट्ट, विद्याशाल भंजी का ये जो रचनाएं इसने लिखी हैं, राजशेखर, कविराज राजशेखर ने। ठीक है, तो ये इसको इन्होंने, युवराज देव प्रथम ने राजशेखर को आश्रय प्रदान किया था। ठीक है, अब राजशेखर के बारे में देखें तो राजशेखर त्रिपुरी में रहते थे, और त्रिपुरी में ही रहते हुए उन्होंने विद्याशाल भंजिका नामक नाटक
और काव्य मीमांसा नामक अलंकार लिखा था। किसने? राजशेखर ने। और विदुषाल भंजिका में राजशेखर ने युवराज देव प्रथम को मालवा भुजंग बताया है, अर्थात हो सकता है कि इसने मालवा को पराजित किया था। ठीक है। युवराज प्रथम का योग्य और बुद्धिमान मंत्री था भाक मिश्र। ठीक है। इस भाक मिश्र को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका उल्लेख विदुषाल भंजिका में भगु नारायण के नाम से वर्णित है। किसका? भाक मिश्र का। इसका एक और मंत्री था गोलक। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अब हम गोलक को भी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि गोलक का एक जो था शिलालेख वो हमको बांधवगढ़ उमरिया, बांधवगढ़ कहाँ पर था? उमरिया में, वहां से हमको इसका प्राप्त हुआ है। किसका? गोलक का। ठीक है। इसमें क्या किया है गोलक ने कि चट्टानों पर जो था विष्णु मंदिर की प्रतिमाओं को उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है। इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। अब इसके अलावा इसके और देखें इसके बारे में, युवराजदेव प्रथम के बारे में, तो इसकी जो रानी थी नेहला, इसकी इच्छा थी कि मत मयूर कुल के जो आचार्य थे उनके लिए मंदिरों और मठों का निर्माण करवाया जाए। तो उसने अपनी पत्नी की इच्छा रखने के लिए गुर्गी रीवा में पड़ता है, चंद्रोही, बिल्हारी और अन्य स्थानों पर क्या किए थे? शिव मंदिर और मठों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इसने जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर का भी निर्माण करवाया। ठीक है। ये जो 64 योगिनी मंदिर था इसको गोलकी मंदिर के नाम से भी जाने जाते। इसकी विशेषता क्या थी? ये गोलाकार था और इसकी जो छत थी वो खुली हुई थी। ठीक है। इसकी आकृति गोलाकार होने के कारण इसको गोलकी मंदिर भी कहा जाता है। और इसकी रानी जो नोहला थी उसने दमोह जिले के नोहटा नामक स्थान पड़ता है, वहां पर उसने नोहलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? रानी नोहला ने। ठीक है। अब इसका उत्तराधिकारी हुआ युवराजदेव प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज ने क्या किया? जो जबलपुर की मतमयूर शाखा थी उसके शैव गुरु थे हृदय शिव, उनको बिल्हारी का जो मठ था उन्होंने दे दिया था। बिल्हारी कहाँ पर था? जबलपुर वाले क्षेत्र में। तो जो बिल्हारी का मठ था उन्होंने किसको दे दिया था? शैव गुरु हृदय शिव को। ठीक है। और करी तलाई, ये भी जबलपुर वाले क्षेत्र के आसपास पड़ता, जबलपुर कटनी वाले क्षेत्र के आसपास। तो जो करी तलाई था वहां का विष्णु मंदिर था, उसके लिए उसने अनेक गांव दान दिए थे। ठीक है। और इसकी एक कन्या थी बोंथा देवी, उस कन्या का विवाह इसने चालुक वंशी विक्रमादित्य चतुर्थ के साथ किया था। ठीक है। अब युवराज, इसका उत्तराधिकारी हुआ लक्ष्मण राज का युवराज देव द्वितीय। ठीक है। इसके समय जो था कलचुरी शासक कमजोर, मतलब कलचुरी वंश राजवंश जो था वो कमजोर होने लगा था। इसी के समय परमार वंशी नरेश था वाक्यपति मुंज। ठीक है। वाक्यपति मुंज ने त्रिपुरी पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है। किसके समय? युवराज देव द्वितीय के समय, और उस पर अधिकार कर लिया था। लेकिन क्या हुआ था? उसी समय दक्षिण भारत से चालुक्य नरेश तैलप के मालवा पर आक्रमण होने के कारण मुंज को कलचुरियों के साथ संधि करनी पड़ी थी। मतलब कि वो जीतने के बावजूद भी उसको क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा था। ठीक है। अब युवराज देव प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो कोकल द्वितीय था। इसका एक अभिलेख हमको गुर्गी जो रीवा में पड़ता है वहां से प्राप्त हुआ है, और इसकी कोई खास जानकारी हमको नहीं प्राप्त होती। किसके बारे में? कोकल द्वितीय के बारे में। ठीक है। अब इसके बाद गंगे देव इसका उत्तराधिकारी बना। गंगे देव का काल रहा था लगभग 1015 ईस्वी के आसपास, वो गद्दी पर बैठा था और कलचुरी राजवंश को इसने फिर से शक्तिशाली बना दिया था। किसने? गंगे देव ने। गंगे देव ने क्या किया था कि राजा भोज और राजेंद्र चोल वंश शासक राजेंद्र चोल के साथ एक राज्य संघ का क्या किया? इसने गठन किया था, और चालुक्य नरेश जो था जयसिंह द्वितीय इस पर आक्रमण कर दिया था। किसने? गंगे देव ने। एक परमारवंशी राजा थे राजा भोज, ये जानते ही, ये सभी जानते हैं। तो इसके साथ भी इनका युद्ध हुआ था। किसका? गांगे देव का। और गांगे देव इस युद्ध में राजा भोज के साथ हुए युद्ध में पराजित हो गया था। ठीक है। गांगे देव के शासन की जानकारी हमको कई आधार पे मिलती, जैसे कि उसके सिक्के, और जो लेखक थे हमारे अलबरूनी उनके द्वारा जो भौगोलिक विवरण छोड़ा गया है उसमें भी उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है कि गंगे देव इस क्षेत्र पर शासन किया करता था। ठीक है। तो अलबरूनी के अनुसार देखें तो उस अलबरूनी ने क्या कहा है कि डाहाल के शासक के रूप में गंगे देव ने शासन किया, और इसकी राजधानी क्या थी? त्रिपुरी थी। और इनके लक्ष्मी के छाप के सोने के सिक्के भी इन्होंने जारी किए थे, कि इसने गंगे देव ने। और इसके अलावा चांदी के भी सिक्के। ये सिक्के हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? ईसुरपुर, तेवर, बरेला, सागर, सोनासारी, त्रिपुरी, मांडू, इन क्षेत्रों से हमको ये सिक्के प्राप्त हुए। और सोने के सिक्के जो थे विशेषतया वो चंदेलों, गहरवारों और तोमरों के द्वारा बहुत लोकप्रिय थे। ठीक है। ये लोग इन सिक्कों को बहुत पसंद करते थे। गंगे देव का उत्तराधिकारी हुआ था कर्णदेव। गंगे देव ने क्या किया? अपने यानी अंतिम समय में अपने जीवन काल के दौरान ही कर्णदेव को सत्ता सौंप दी थी। ठीक है।
तो जो कर्णदेव था वो कलचुरी राजाओं में बहुत प्रतापी था। इसने कई युद्ध भी किए और अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। इसका समय काल रहा था 141 से 1041 से 1072 ईस्वी के आसपास। ठीक है, इसने सबसे पहले तो बंगाल पर विजय प्राप्त की और दक्षिण के चोल, कुंतल और पांडव आदि शासकों को भी इसने पराजित किया था। किसने? कर्णदेव ने। मालवा के शासक भोज से ये बदला लेना चाहता, क्योंकि भोज ने क्या किया था कि इसके पिता को पराजित किया था और इससे बदला लेने के लिए, मालवा को जीतने के लिए या भोज से बदला लेने के लिए इसने गुज्जर देश का एक शासक था राजा भीम, ठीक है, इसके साथ इसने संधि की थी। संधि ये थी कि मालवा पर अटैक करते हैं, अगर मालवा हम जीत गए तो आधा राज्य आपका आधा राज्य हमारा। लेकिन क्या हुआ कि मालवा जीतने के बाद कर्णदेव ने संधि का उल्लंघन कर दिया और पूरे मालवा पर अपना अधिकार कर लिया, भीम को कुछ भी नहीं दिया। इससे भीम नाराज हो गया, लेकिन फिर कर्णदेव ने उसको अनेक उपहार वगैरह देकर के उसको मना लिया था। ठीक है, अब चंदेल राजा था एक कीर्तिवर्मन। ठीक है, चंदेल राजा कीर्तिवर्मन को भी इसने पराजित किया था। किसने? कर्णदेव ने। और उसको पराजय करने के उपलक्ष्य में या अपनी जीत के उपलक्ष्य में उसने प्रबोध चंद्रोदय प्रहर्षण का अभिनय भी करवाया था। किसने? कर्णदेव ने। ठीक है, कर्ण को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण हिंद का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसको? कर्ण को। क्या कहा जाता है? हिंद का नेपोलियन भी कहा जाता है। और कर्ण क्या था? इसने अपने अंतिम समय में ये क्या हुआ था, 5 राजाओं से ये पराजित हुआ था। किस किस से? कीर्तिवर्मन से, जो चंदेल राजा कीर्तिवर्मन था जिसको इसने पहले पराजित किया था, बाद में ये उसी से पराजित हुआ। परमार वंशी नरेश था उदयदित्य, ठीक है, विग्रहपाल तृतीय, सोमेश्वर प्रथम, ये कल्याणी के चालुक्य थे, और अनिलवाड़ा के चालुक्य कौन? भीम प्रथम, इनसे ये पराजित हुआ था। ठीक है, चंदेल शासक जो कीर्तिवर्मन था उसने कर्ण पर विजय के पहले तो ये हार गया था, लेकिन बाद में कीर्तिवर्मन ने इसके साथ युद्ध किया था तो ये जीत गया था। तो कर्ण पर विजय के उपलक्ष्य में कीर्तिवर्मन ने कृष्ण मिश्र द्वारा रचित एक नाटक था प्रबोध चंद्रोदय, इसका अभिनय करवाया था। और इस कीर्तिवर्मन ने इसमें क्या लिखा है कि कीर्तिवर्मन ने इस विजय का श्रेय किसको दिया? इसका एक सेनापति था गोपाल। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय में इसने अपने सेनापति गोपाल को इस विजय का श्रेय दिया है। किस विजय का? कर्ण पर विजय का। ठीक है, अब कर्ण का विवाह किसके साथ हुआ था? तो कर्ण का जो विवाह था वो हुणवंशी अव्वल देवी के साथ हुआ। ठीक है, कर्ण का विवाह किसके साथ हुआ? हुणवंशी अव्वल देवी नामक रानी थी, उसके साथ हुआ था। इसका पुत्र हुआ था यश कर्ण देव और यही उसका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, यश कर्ण देव के बारे में देखें तो यश कर्ण देव जो था वो बहुत ये भी शक्तिशाली शासक था और धर्म और साहित्य का आश्रयदाता था। ठीक है, बनारस में इसने कर्ण मेरु नामक 12 खंड, किसने? यश कर्ण देव ने बनारस में कर्ण मेरु नामक 12 खंड के मंदिर का निर्माण कराया। ये किसको समर्पित है? ये मंदिर शिव को समर्पित है। ठीक है, जबलपुर के समीप कर्णावती नगर बसाया। किसने? यशदेव कर्ण ने जबलपुर के समीप कर्णावती नगर बसाया और अमरकंटक के मंदिरों का भी निर्माण करवाया। किसने? यश कर्ण देव ने। ठीक है, और तेलंगाना से जो लूट की इसको प्राप्ति हुई थी, जिस संपत्ति की इसको प्राप्ति हुई थी लूट में, उसने क्या किया था, वहाँ भीमेश्वर शिवालय था उसको इसने भेंट कर दिया था, जो संपत्ति इसने लूटी थी। ठीक है, इसके शासन काल में जो कलचुरी साम्राज्य था वो बघेलखंड तक लगभग सीमित हो गया था, यानी काफी जो प्रदेश थे इसके हाथ से निकल गए थे। कन्नौज के गोविंद चंद्र ने इसके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, कन्नौज का जो गोविंद चंद्र नामक राजा था उसने भी इसके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। इसके 2 अभिलेख हमको प्राप्त होते, यश कर्ण देव के 2 अभिलेख हमको प्राप्त होते, एक खैरहा से और एक जबलपुर से। अब यश कर्ण देव के बाद उसका उत्तराधिकारी बना गया कर्ण। गया कर्ण का काल लगभग 1123 ईस्वी के लगभग वो माना जाता है, मतलब इस समय वो राज सिंहासन बैठा था। ठीक है, गया कर्ण के 2 अभिलेख हमको प्राप्त हुए, एक तेवर से एक बहुरी बंद से। ठीक है, गया कर्ण का विवाह जो है वो मेवाड़ के गुहिल वंशी विजय सिंह की पुत्री थी अल्हण देवी
और मालवा नरेश, मतलब इसके दो विवाह हुए थे, एक अल्हण देवी के साथ और एक मालवा नरेश उदयादित्य की पुत्री थी श्यामल देवी। ठीक है, तो इसके साथ इसके विवाह हुए थे। अल्हण देवी से इसके दो पुत्र हुए थे, एक जय सिंह, ठीक है, और एक नरसिंह। नरसिंह के भेड़ाघाट, नरसिंह का एक शिलालेख है हमको, वो भेड़ाघाट से मिला है। कब वो कब किस समय का, लगभग 1155 ईस्वी के आसपास का है। तो इसके अनुसार क्या हुआ था कि अल्हण देवी द्वारा वैद्यनाथ नामक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी नरसिंह ने एक अभिलेख तैयार किया, भेड़ाघाट शिलालेख, जिसके नाम मतलब इस क्षेत्र में पड़ता है, इस नाम से प्रसिद्ध है। 1155 ईस्वी में इस अभिलेख के अनुसार इसकी जो माता थी अल्हण देवी, इसने वैद्यनाथ नामक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और जयसिंह के बाद नरसिंह के बाद जयसिंह गद्दी पर बैठा था। ठीक है, नरसिंह के बाद कौन गद्दी पर बैठा, जयसिंह गद्दी पर बैठा। अब जयसिंह के बारे में देखें तो ये जो था, इसके समय क्या हुआ था कि यानी चंदेल जो थे इनके ऊपर आक्रमण किए थे, या इन यानी ये चंदेल लोग काफ़ी प्रभावी होने लगे थे इस समय। तो चंदेलों की अधीनता इसको स्वीकार करनी पड़ी थी, किसको, जयसिंह को। संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जाता है किस दौरान, कम से कम लगभग उसका समय रहा है 1165 से 1203 ईस्वी के आसपास। ठीक है, जयसिंह जो था इसकी दो रानियां थी, एक कलहण देवी और एक गोसल देवी। गोसलपुर जो गांव है वो गोसल देवी के नाम पर ही बसा हुआ है, और इसका अंतिम शासक जो था वो विजय सिंह था। ठीक है, ये हमको कैसे इसकी जानकारी मिलती है, विजय सिंह की जानकारी हमको कैसे मिलती है, तो मालकापुरम शिलालेख हमको प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मतलब जो अंतिम शासक था वो विजय सिंह था। ठीक है, तो बस ये कलचुरियों का शासन काल की जानकारी है, इनके शासकों के बारे में हमको यहीं तक, विजय सिंह तक की जानकारी। इसके बाद एक अजय सिंह का भी नाम मिलता है, इसके बाद अजय सिंह का भी नाम मिलता है, लेकिन जो अजय सिंह था उसके शासन की हमको कोई ऐसी खास जानकारी नहीं मिलती है। तो बस हम लोग इसको यहीं तक पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे।